हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज का टॉपिक है प्रेरकत्व इंडक्टेंस। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमने दिए थे। लेक्चर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और लेक्चर नंबर 2 में आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी कुंडली है वो किसी भी रोटेशन मोशन कर रही है, जैसे हमने उसके लिए लिया था, एक छड़ को ले लिया था बार मैग्नेट, और वो रोटेट कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट किया था, ईएमएफ कितना होगा। और कोई रॉड स्लाइड कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन, दो तरह की मोशन बताई थी लेक्चर नंबर 2 में। वन इज द ट्रांसलेशनल, अनदर रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन में ईएमएफ जो कैलकुलेट कराया था हमने, ईएमएफ वीवीएल निकला था, ई इक्वल टू वीवीएल, ईएमएफ की जो विद्युत भाग बल की वैल्यू थी। ठीक, जब रोटेट करने लगी वो, तो उस टाइम पे हमने जो कैलकुलेशन कराया था, बहुत ही डिटेल कैलकुलेशन है, आप एक बार सही से वीडियो देख लेंगे स्थिर मन से तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा उसको। सेकंड, हमने रोटेशन में जो विद्युत भाग बल कैलकुलेट कराया था, वो हमने कैलकुलेट कराया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। अब यहां पे आज का टॉपिक है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या है, इंडक्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर आपने हमारा शुरुआत से लेक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड लेक्चर अगर आपने देखा है, तो आपको प्रेरकत्व समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्लीज वीडियो को सीरियल से देखते रहें तो आपको समझ में आता रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपको हमने बताया था इंडक्टेंस के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप समझ सकते हैं। पहले तो क्या किया, जैसे हमने एक कॉइल ले ली कोई भी, अब इस कॉइल के पास मैग्नेट को हम ले जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट का मूवेबल होना चाहिए, मोशन है, अगर कांस्टेंट कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि किसी जगह रखी है तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं आएगा। मेन होता है फ्लक्स चेंज। आपने क्या किया, इस वार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ ले गए, जब ये मूव करेगी तो कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने पे इसमें एक ऐसा नेचर हो जाता है, और करंट का फ्लो करेगा जब इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। इसका जब फ्लक्स जो फाइबी है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा, जब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो होने पर जब हम इस बार मैग्नेट को जैसे जैसे पास ले जाएंगे, तो इसकी इससे निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं मैग्नेटिक लाइंस। जो मैग्नेटिक लाइंस इससे पास होंगी तो उसकी संख्या में चेंज आएगा। जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास जाएगी, पास जाने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी। जब संख्या उनकी बढ़ जाएगी तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट को दूर रखा है, तब इस पे मैग्नेटिक लाइंस कम थी, जैसे दो पास हो रही थी। जैसे जैसे पास ले जाएंगे, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो बढ़ेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे फ्लक्स में चेंज आएगा। जब फ्लक्स में चेंज आता है तो उसमें एक बल कार्य करने लगता है, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, वो एक प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट उस परपथ में आने लगता है, जो क्या करता है, मेन करंट का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, तो इसमें ये करंट फ्लो होने लगा, इसके अपोज में एक इस तरीके का करंट फ्लो होता है, जो जैसे ये आयन पोल है और इसकी तरफ ये मूव कर रहा है, तो इस कॉइल के फ्लो होने के कारण भी इसमें पोल जनरेट हो जाएंगे। अगर इस तरीके से कॉइल रोटेट करेगी या ऐसे रोटेट करेगी, तो अंगूठे का जो निशान, अंगूठा जिस तरफ जैसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पोल जो बन जाएगा वो आयन पोल बन जाएगा। इस तरीके से रोटेट कर रही तो इधर आयन पोल बन जाएगा, अंगूठे की दिशा में आयन पोल बनता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो आप बता सकते हैं कि जो प्रेरकत्व होता है, जो इंडक्टेंस है, ये क्या है, जो फ्लक्स चेंज आता है, फ्लक्स चेंज से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, और जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है, जो जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या करती है, वो मेन करंट का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन है, जिस तरीके से लेंज लॉ हमने पढ़ा था,
तो लेंज लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको लेंज लॉ सही से आता है, लेंज लॉ है क्या, आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट में भी हमने डिफाइन किया लेंज लॉ और सेकंड में भी हमने बताया विद एक्सपेरिमेंट। तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मीन्स है लेंस लॉ जहां पे है अपोज अपोज अपोज, विपरीत वहां पे स्थितियां होनी चाहिए जो उस कारण का विरोध करे जिससे वो जनरेट हो रही। मैग्नेट को हमने मूव किया, मैग्नेट के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज हुई, चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज जब हुआ तो इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रही, इसके बाद में इसने क्या किया, जो जिससे ये जनरेट हो रही है करंट फ्लो, अब क्या कर रहा है, ये इस मैग्नेट के मूवमेंट का विरोध कर रहा, मतलब यहां एक ऐसा पोल बन गया। अब वो पोल कौन होगा, जैसे यहाँ पे एन पोल है तो यहाँ पे एन ही पोल बनेगा, तभी वो क्या करेगा, इस मैग्नेट को वहां जाने से रोकेगा। तो वही बात है कि जो कारण से वो बन रही है उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में। तो सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या किया, एक ये कुंडली ले ली जिसको हम पैरेलली बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल एक ली और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे की लगा दी कि हम जब इससे कनेक्ट करेंगे तो ऑन कंडीशन हो जाएगी और दूर रखेंगे तो ऑफ कंडीशन होगी, ठीक है। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि करंट फ्लो होगा। अगर कोई कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो होता है तो ये क्या करती, मैग्नेटिक फील्ड बनाती। मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी, इससे जो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी। बस इतनी बात आप समझे इसको। मतलब कॉइल में आपने क्या लिया, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, मैग्नेट जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स भी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। ये तीन क्वांटिटी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, सभी में क्या है, परिवर्तन। इलेक्ट्रिक करंट आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इंक्रीज मतलब क्या है कि इंक्रीज कब कहेंगे कि कोई करंट की कोई वैल्यू रही किसी, जैसे 5 एम्पियर में करंट है तो आपने उसको इंक्रीज किया 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो जब करंट आप इंक्रीज कर रहे हैं तो परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। तो चेंज जहां पे होगा वहां पे फील्ड जनरेट हो जाएगी और फील्ड जनरेट होगी, फील्ड भी इंक्रीज करेगी उसी लेवल में, वहां पे फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोज दैट ये 10 वोल्ट की बैटरी, यहां पे ये 10 एम्पियर का करंट दे रही है यहां पे, तो यहां से हमने मान लिया सपोज दैट कि यही मेन करंट है, ये करंट यहां पे फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। अब 10 वोल्ट का अगर आप सप्लाई दे रहे हैं यहां पे तो 10 एक बार में तो 10 एम्पियर जाएगी नहीं, या 10 एम्पियर तो उसकी एक वैल्यू का एक पार्ट पहुंचता है, लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है। तो क्या है कि एक ही वैल्यू पे जब 10 वोल्ट पे लगातार उसमें जो जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे, इसको यहां कनेक्ट करेंगे तो ये 10 वोल्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, पहले 0 थी जब ऑफ था, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये क्या की इंक्रीज कर रही है हर रिपीटेशन के बाद में इंक्रीज, लेकिन ये जो चेंज होता है हम इसको समझ नहीं पाते, हमारा दिमाग है वो इसको समझ नहीं पाता क्योंकि इतना तेजी से चेंज होता है। तो 160 सेकेंड का जो चेंज रहता है उस चेंज को हम देख नहीं सकते, तो इतनी तेजी से चेंज आता है। तो ये लगातार क्या कर रही है, चेंज कर रही है। जो ये मेन करंट फ्लो कर रहा है इसको हम बोलते हैं मेन करंट।
ये मेन करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक, जो बैटरी के द्वारा दिया गया करंट है। यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही करंट की। करंट हमारा लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जब करंट लगातार परिवर्तित होगा तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ेगा लगातार, और मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ेगी उसके कारण फ्लक्स भी चेंज आएगा। तो फ्लक्स चेंज आएगा क्योंकि जो कुंडली में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अब जो B है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो फील्ड की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो फ्लक्स हमारा चेंज आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो सेल्फ इंडक्शन है एक ही कॉइल में, उसी कॉइल में हम चेंज लाते हैं और उसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, अपोज। कोई भी चीज ऐसी जनरेट हो जाए जो क्या करे, उस कारण का विरोध करे जिससे वो उत्पन्न हो रही, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, जैसे ही हम करंट इसमें फ्लो करते हैं वैसे मेन करंट तो हमारा लगातार बढ़ता है। कैसे, 0 से लेकर 10 तक की जब वैल्यू चेंज होगी तो मेन करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो मेन करंट हमारा इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करेगा लगातार तो इंक्रीजिंग के टाइम पे फ्लक्स में लगातार चेंज आएगा, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उस कारण से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इंड्यूस्ड करंट। और वो क्या करती है, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है, यहां पे एक इंड्यूस्ड करंट बन जाता है, इंड्यूस्ड करंट। इसी को बोलते हैं हम प्रेरित धारा। बात समझना इसको, प्रेरित धारा। अब ये प्रेरित धारा क्या कर रही है, मेन करंट तो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रही वैल्यू, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। क्योंकि इंक्रीज कर रही इसलिए इसके क्या हो गई, अपोजिट हो गई। इसके इंक्रीजिंग को क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है। लेकिन इसका जो विरोध है वो बैटरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। अब ये विरोध कब तक रहेगा, ये जो घटना होती है इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या किया आपने, कोई भी स्विच ऑन किया है किसी बोर्ड में, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हैं घर में जो लगे हुए, उसमें आपने फैन ऑन किया, फ्रिज ऑन की, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर रहे हैं, ठीक। उसमें एक सप्लाई आ रही है, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 220 वोल्ट लेता है, तो उसमें एक सप्लाई जाती है। अब वो इंस्ट्रूमेंट जैसे आप ऑन करते हैं तुरंत चालू हो जाता है। तो करंट की टोटल वैल्यू तो उसके पास पहुंची नहीं, पहुंचती है लेकिन एक ऑर्डर में पहुंचती है, फिर वो चालू रहता है और लगातार चलने लगता है। लेकिन वो इतनी तेजी से प्रोसेस होता है, अगर उसको स्लो प्रोसेस में देखें तो उसकी एक ऑर्डर्ड वैल्यू मिलेगी, क्रम। अब वो ऑर्डर्ड वैल्यू क्या होगी, यही ऑर्डर मतलब क्रमबद्ध तरीके से वो करंट हमारा लगातार इंक्रीज करता है। फिर क्या करता है, फिर जैसे 10 वोल्ट पे, अब 10 वोल्ट सप्लाई 10 एम्पियर की सप्लाई दे रहा है करंट, तो ये करंट हमारा 10 एम्पियर पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, यहां फिक्स हो गया। तो यहां फिक्स होने से यहां पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। कब, जब ये 10 एम्पियर पे पहुंच गया, 10 एम्पियर, 10 के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज ऑफ फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। कब, जब ये चेंज इतना कंप्लीट हो जाएगा और ये 10 एम्पियर का सप्लाई बैटरी देगी लगातार, तब ये वैल्यू होगी। तो प्रेरित करंट हमारा कब तक होगा, जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस चेंज तक ही इंड्यूस्ड करंट यहां पैदा रहेगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट तब तक रहेगा जब तक ये वैल्यू, ऑर्डर्ड वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे 10 के बाद कांस्टेंट आई तो इंड्यूस्ड करंट खत्म हो जाएगा। केवल उसी घटना में जब
करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, मेन करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहां पे आप देखेंगे मेन करंट इंक्रीजेज, इससे आप समझ जाएंगे कि है क्या मामला इसका। मेन करंट जब बैटरी से इंक्रीज करेगा तभी इंड्यूस्ड करंट इसका अपोज करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, तो इंक्रीजिंग का विरोध करेगा, तो ये जो घटना होती है इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कंडक्टेंस। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इतनी वैल्यू तो आपने देख ली, अब इसके बाद और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपने इंक्रीजिंग की बात देखी, अब आप कह सकते हैं कि सर डिक्रीज भी तो कर सकता है, उस टाइम पे भी तो चेंज आएगा। तो अब दूसरा इसका हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको। ये हमने एक कुंडली ले ली, इसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां पे हमने की लगा दी, ये कॉइल ले ली। ठीक, अब हमने क्या किया, इस अभी तो यहां पे की को हमने क्या किया था, ऑन किया था, ऑन मतलब इसकी कनेक्ट इसको कर दिया था। अब जो की हमने यूज की है, इस की को ऑफ कर रहे हैं, ये क्या हो रही है, ऑफ। जब ऑफ करेंगे तो मेन करंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, आई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज कैसे होगा, ऐसा तो नहीं है एकदम से डिक्रीज हो जाएगा भाई। 10 की वैल्यू है तो 10 से धीरे धीरे से तो डिक्रीज होगा। अगर स्लो मोशन में देखा जाए तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसके बाद 0 हो जाएगा, ऐसे तो डिक्रीज करेगा है? तो अगर करंट जो मेन करंट है, मेन करंट डिक्रीजेस, मेन करंट डिक्रीज कर रहा है, मेन करंट डिक्रीजेस। हमने बैटरी को ऑफ कर दिया, मतलब कि हमने ऑफ कर दी, सप्लाई इसमें नहीं जा रही है, बैटरी तो रहेगी, वो करंट देगी, लेकिन हमने ऑफ कर दिया करंट। तो करंट किसी इंस्ट्रूमेंट में एकदम से तो बल्ब तो ऑफ हो जाता है, लेकिन वो करंट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे से कम होती है। अगर उसको स्लो मोशन में देखें तो बहुत धीरे से कम होगी। ठीक, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही सडन होता है, बहुत तेजी से हो जाता है, उसको हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक, तो ये जो चेंज आएगा, डिक्रीजिंग में भी एक चेंज आता है। अब क्या है, मेन करंट जो हमारा बेस करंट फ्लो कर रहा था, बैटरी का जो करंट है वही मेन करंट, उसी को हम बोलते हैं मुख्य धारा। ठीक है, मुख्य धारा जो होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी जब हमने की को ऑफ कर दिया। अब ये कम होना स्टार्ट करेगी, मुख्य करंट जो मेन करंट है वो कम होगा। जब कम होगा तो कम कैसे होगा, पहले 10 था, जैसे ऑफ किया 9 हुआ, 8 हुआ, इस तरीके से धीरे धीरे से 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसके बाद 0। अब यहां पे आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखो, इस पूरे रीडिंग में जो करंट की आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक, इस पूरे रीडिंग में आपने क्या देखा, करंट का चेंज देखा, और वो चेंज कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। करंट लगातार कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज है। तो चेंज है, परिवर्तन हो रहा है ना, जो चेंज आ रहा है तो परिवर्तन तो हो रहा है, और जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक, मतलब यहां पे जो कॉइल है, उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण आई की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इससे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। ठीक, और इससे जो फ्लक्स है, चेंज जो फ्लक्स होगा वो भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का को ही हम फ्लक्स बोलते हैं। जब करंट की वैल्यू कम होगी तो हमारी जो करंट
तो जो परिणालिका से जो बन रही है मैग्नेट, और वो मैग्नेट हमारी वीक मैग्नेट हो जाएगी। यहाँ पे जो मैग्नेट बन रही है इसके द्वारा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, क्योंकि यहाँ पे मेन करंट इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, फ्लक्स भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, वीक मैग्नेट, ये वीक मैग्नेट है, उत्तम मैग्नेट नहीं है, तो ये वीक मैग्नेट हो जाएगी, वीक मैग्नेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट डिक्रीज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस किस जगह होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या, मेन करंट हमारा बढ़ रहा है, वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, जो क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर रहा है, वो क्या कर रही है, मेन करंट का अपोज कर रही है, यही तो है। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। किसी एक कॉइल में इस तरीके की घटनाएं होती है, उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मेन करंट इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, वो में इंड्यूस करंट जनरेट किया उसने, तो इंड्यूस करंट क्या कर रही, मेन करंट का अपोज कर रही। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, मेन करंट हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो डिक्रीज करने से फ्लक्स चेंज आया, फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हो गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे प्रेरित करंट उत्पन्न हो गया। अब प्रेरित करंट क्या कर रहा है, क्योंकि मेन करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसके कम होने का विरोध करेगा, मतलब इसके डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज कर रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये क्या करता है, इसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है, जो प्रेरित धारा है उसी डायरेक्शन में उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों कॉइल में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि है तो अपोज, सब जगह हर कंडीशन में अपोज है, हर एक चीज विपरीत हो रही है, और विपरीत है कौन, हमारा इंड्यूस्ड करंट, जो प्रेरित धारा है वो हर चीज का विरोध कर रही है। ठीक, पहले में क्या था, फर्स्ट कॉइल में क्या था, मेन करंट हमारा स्टेप टू स्टेप इंक्रीज किया, इसके बाद धीरे धीरे कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने के बाद फिर इंड्यूस्ड करंट का कोई रोल रहता नहीं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है। ये स्टार्टिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑन करेंगे तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये एक बात समझ ले अच्छी तरीके से। जब हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जब कांस्टेंट हो जाएगा करंट तो प्रेरित धारा अपने आप खत्म हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज को दिमाग में रख लें, मतलब हरदम ये सब किसी वायर में या करंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट में सेल्फ इंडक्टेंस हर एक टाइम नहीं होता, वो तब होगा जब करंट में चेंज आएगा। करंट अगर चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी। अब क्या किया आपने, करंट को स्टेप टू स्टेप इंक्रीज किया, तो इंड्यूस्ड क्या करंट क्या कर रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है मेन करंट का, मुख्य धारा हमारी बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड करंट जो प्रेरित धारा है वो इसका विरोध करती है, इसको घटाने की कोशिश करती है। ये कब तक करेगी, जब तक ये कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, तब तक ये लगती रहेगी, तो ये घटना बन जाएगी सॉलिड। ठीक, दूसरी घटना में आते हैं, एवी सॉलिड। ठीक, इसमें क्या है, मेन करंट तो सप्लाई जो जा रही थी हमने टी को ऑफ कर दिया, तो जो 10 एम्पियर की सप्लाई थी धीरे धीरे डिक्रीज होती होती जीरो हो गई, तो जीरो। अब ये क्या करेगा, जो इंड्यूस करंट इस टाइम पे जनरेट होगा इस कॉइल में, वो क्या कर रहा है, इसके कम होने का विरोध कर रहा है, जो डिक्रीज कर रही है वो उस लेवल पे उसको लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फेल हो जाता है, क्योंकि बैटरी जब तक सप्लाई नहीं देगा तब तक सर्किट में करंट, अगर ऐसा हो जाता कि ये प्रेरित धारा इसको उस धारा पर ले जाती, कम होने नहीं देती, तो ऑफ कंडीशन में भी करंट फ्लो होता रहता। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई नहीं दे रहा, जो बैटरी नहीं दे रही सप्लाई जब तक करंट को, तब तक इसमें इंड्यूस करंट का कोई रोल नहीं रहता। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहा है, ये इसको डिक्रीज नहीं होने दे रहा है, मतलब इसके सपोर्ट में, इसकी डायरेक्शन में बहने लगता है। यहां डायरेक्शन अपोजिट है जब इंक्रीज करेगा, यहां डायरेक्शन विपरीत है। ठीक, तो ये पूरी घटना है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अभी आपने देखा था दो कॉइल्स हमने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मेन करंट का बताया, जिससे इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दोनों में चेंज हो गई। डिक्रीजिंग में अपोजिट थी मेन करंट के, और इंक्रीजिंग में अपोजिट थी, और डिक्रीजिंग में क्या की उसकी डायरेक्शन में हो गई, सेम डायरेक्शन थी। मेन करंट और इंड्यूस करंट दोनों की डायरेक्शन सेम थी। टोटल आपने यहां पे देखा जो फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो क्वाइल की होती है म्यू नॉट एन होती है, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब बी चेंज होगा, इसी तरीके से फ्लक्स हमारा करंट की क्या होता है, अनुपाती होता है, प्रोपोर्शनलिटी होती है। फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो फाइव बी इज इक्वल टू होती है आई। आई को ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये स्वप्रेरण गुणांक है। एल को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, ठीक, आयल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब ये यहां पे आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ, तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स, यही तो होता है। E जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स, मींस d∅b अपॉन dt। माइनस चिन्ह इंडिकेट करता है लेंज लॉ, क्योंकि जो इसमें मेन करंट फ्लो करेगा और इंड्यूस करंट जो जनरेट करेगा, दोनों का क्या होता है, अपोज करता है, इसलिए यहां पे क्या होता है, माइनस का साइन रहता है। अब क्या करें, फाइव बी की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। फाइव बी की वैल्यू कितनी है, एल है। एल क्या है, कॉफिशिएंट है, एक गुणांक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल क्या है, टाइम के साथ में करंट। आपने देखा दोनों कुंडली में एक जगह करंट इंक्रीज कर रहा है, एक जगह करंट डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज क्या आ रहा है, करंट में। करंट में जब चेंज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, E इक्वल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये एक, तो ये फॉर्मूला निकल आएगा, या फिर यहां से कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर, जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो यहां से एल इक्वल आ जाएगा माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू, ये फार्मूला बहुत यूज होगा, हर एक जगह न्यूमेरिकल में आपको ये फार्मूला मिलेगा, आई माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया जाएगा, और आपसे सेल्फ इंडक्टेंस दे दे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पूछे, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू विद्युत भाग बल जो दिया गया उसकी वैल्यू पूछ ले, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछे। ठीक है, आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आपको सेल्फ इंडक्टेंस में सभी किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस होता है, मेन करंट का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको समझाया है, और इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट कर रहा है वो किस तरीके से अपोजिट है और किस तरह से डायरेक्शनल हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें। जब मेन करंट हमारा इंक्रीज करता है तो जो प्रेरित धारा है वो उसके अपोजिट दिशा में रहती है, और जब मेन करंट डिक्रीज करता है तो हमारा जो प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट है वो उसी की डायरेक्शन में बहने लगता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, फ्लो डायरेक्शन सेम हो जाती है डिक्रीज होने पे। तो ये क्या कर रही है, टोटल क्या है, उस मेन करंट का अपोज कर रही है। जब वो कम हो रही तो उसकी दिशा में रहेगी, जब वो बढ़ रही तो उसके अपोजिट हो जाती है। ठीक, तो ये अभी तक आपने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें हम दूसरा पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अन्योन प्रेरण क्या है, तो अन्योन प्रेरण के लिए एक कॉइल में हम चेंज करते हैं करंट में, और उसके पास वाली कॉइल में
चेंज दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, ये कॉइल है और इसको हम बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। जब करंट फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होता है, यहां पे इस कॉइल में मैग्नेट हो जाती है। जब करंट फ्लो करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने से इसमें फ्लक्स लाइन इससे जाती है। जो फ्लक्स लाइन क्या करती हैं, ये अपने पास रखी जो कॉइल होती है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है, अपने पास रखी कॉइल को प्रभावित करती है। तो इसमें हमने क्या किया, उसके पास वाली कॉइल में एक हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर होता है क्या, एमीटर भी लगा सकते थे। यहाँ पे जो एमीटर रखते हो उसमें तो करंट मेजर कर सकते, लेकिन गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बहुत ही छोटा सा अगर चेंज आता है कॉइल में, सेकंड जो पास रखी कॉइल में थोड़ा सा सडन चेंज है, बहुत ही कम, बहुत छोटा सा चेंज आता है करंट में, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। और गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को भी बता देता है। ठीक, तो यहां पे हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो वही चीज है, कॉइल में ये कॉइल है, इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही। ठीक, ये फील्ड लाइंस इससे बन रही है। जब फील्ड लाइंस इससे बनेगी तो यहां पे क्या होगा, करंट आई की वैल्यू इंक्रीज है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो पास रखी कॉइल के जो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगी तो इंक्रीज होगा। तो अगर इसमें I1 करंट फर्स्ट कॉइल में दे रहे हैं तो इसके कारण जो इसमें चेंज आ रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब चेंज कब होगा, फिर से वही बात आ गई कि जब हम स्विच ऑन करते हैं उसी टाइम पे क्या होता है कि बल्ब ऑन हो जाता है। तो जैसे 10 एम्पियर का करंट हमने बताया था अभी इससे पहले वाले टॉपिक में कि 0 पे है जबकि हमारी ऑफ है। अब हमने क्या किया, की को ऑन कर दिया, ये की ऑन कंडीशन, मीन सप्लाई इसमें जाने लगी। तो पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एम्पियर का अगर ये सप्लाई दे रहा है तो 10 एम्पियर पे ये, अब 10 पे ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, जब करंट इंक्रीज करेगा, देखो लगातार इंक्रीज कर रहा है, 10 एम्पियर तक तो उसने इंक्रीज किया। तो इस टाइम पे जो जितना भी इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा वो क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग वैल्यू आएगी, परिवर्तन रहेगा इसमें। जो प्रणालिका है वो लगातार फ्लक्स लाइन इसमें चेंज होगी, तो इसमें करंट का जो फ्लो होगा वो लगातार इंक्रीज करेगा। और गैल्वेनोमीटर जब करंट इंक्रीज करता है तो डिफ्लेक्शन ये डायरेक्शन हो जाएगी, लगातार इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, फ्लक्स चेंज आएगा। फ्लक्स चेंज होने पे इसमें क्या होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वो प्रेरित धारा क्या करती है, मुख्य धारा का विरोध करती है। अब क्या करेंगे, दूसरी घटना क्या है, एक कॉइल में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, फ्लक्स में चेंज आ रहा है दूसरी कॉइल, इसके फ्लक्स Φ2 है, तो ये फ्लक्स में चेंज आ रहा है। हमने करंट को इंक्रीज किया था, यहां पे मेन करंट, इसमें भी लिख लेंगे आप, मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं जब, तो मेन करंट इंक्रीजेस, मेन करंट इंक्रीजेस। जब मुख्य धारा का मान को हम क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, तब ये घटना मिल रही। तब हमारा जैसे I बढ़ेगा वैसे ही Φ2 हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट इज Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। जो Φ2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। वही है कि फ्लक्स में चेंज आता है तो सेकंड कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट, विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जो क्या करता है, प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है। प्रेरित धारा तब तक उसका अपोज करती है जब तक इसमें चेंज होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। इस इतनी जब तक चेंज आएंगे, ये स्लोली प्रोसेस, जब स्लो मोशन में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो चेंज आएंगे तब तक इसके फ्लक्स में लगातार चेंज आएगा, तभी तक इंड्यूस करंट इसमें एक्टिव रहेगा। इसके बाद क्या करेगा,
बैटरी हमारी 10 एम्पियर की सप्लाई हरदम देती रहेगी पर्पस में, जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी, स्विच ऑन रहेगा तब तक 10 वोल्ट। अभी तक आपने देखा 0 से 10 तक करंट का हम चेंज रखते हैं, 0 एम्पियर से लेके 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 9 से 10 तक जब चेंज आता है तो फ्लक्स में चेंज आता है। इसके बाद 10 एम्पियर की अगर बैटरी है, 10 एम्पियर की सप्लाई दे रही, इसके बाद ये करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने पे करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, फील्ड भी जनरेट, जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, और जो चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है वो भी कांस्टेंट, क्योंकि इससे जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी, उनकी वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। मतलब जो लाइंस जितनी पास हो रही, अगर 10 लाइन पास हो रही तो 10 ही लाइन पास होगी, जब तक आप करंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और ये होती है सेकेंडरी कॉइल। जो ये पास रखी है इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल, इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसमें करंट हम देते हैं वो प्राथमिक कुंडली हो गई, और जो पास में जिसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में चेंज आता है, वो हो गई हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक, अब क्या किए, दूसरा प्रोसेस ये है कि अभी तक तो हमने करंट को इंक्रीज किया था, तब हमने फ्लक्स में चेंज देखा। अब हम करंट को लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 to 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 0 तक। 0 के बाद फिर से 0, तो फिर 0 है लगातार। यहां पे क्या है, जब जैसे जैसे डिक्रीज होता है तब भी फ्लक्स में चेंज आता है। फील्ड लाइंस या तो इंक्रीज करें किसी सरफेस से या फिर वहां से डिक्रीज करें। फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज कर रही तब भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट तब भी जनरेट होगा। अगर डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगा, यहां पे हमने अभी आपको बताया था कि करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीज करेगा। अब क्या है दूसरी कंडीशन, अगर करंट डिक्रीज होगा तो फील्ड भी डिक्रीज होगी और फ्लक्स भी कम होगा। ठीक, तो कम होगा उस टाइम पे भी इंडक्टेंस, इसमें जो इंड्यूस करंट है वो जनरेट होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब भी हमें मिलेगा डिक्रीजिंग के टाइम पे। करंट एक कांस्टेंट फ्लो से फ्लो होने लगेगा तो फिर से गैल्वेनोमीटर अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, 0 पे सेट हो जाएगा। जब तक करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तभी तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। करंट हमारा करंट फ्लो करेगा लेकिन कांस्टेंट वैल्यू पे फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर केवल एक सडन चेंज को बताता है, ठीक है। तो वो चेंज जब आएगा, जब करंट को हम लगातार इंक्रीजिंग 0 to 10 तक जब करंट हमारा लगातार इंक्रीज करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल उससे अफेक्टेड होती है। फर्स्ट कंडीशन में करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने से फ्लक्स में चेंज आता है जिससे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। ये हो जाएगा अन्योन प्रेरण। एक के कारण दूसरे में जो इंडक्शन होता है वो उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है, वही बात है, करंट इंक्रीज करेगा तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, इसको बोलते हैं वही प्राइमरी कॉइल। अब यहां पे लिख देंगे मेन करंट डिक्रीजेस, दिखाई दे रहा है, मेन करंट डिक्रीजेस। मेन करंट डिक्रीजेस, ठीक। जब मेन करंट डिक्रीज होगा उस टाइम पे भी फ्लक्स में चेंज आएगा। अब जो φ2 होता है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे तो N2 φ2 लिख सकते हैं, लेकिन φ2 से आप देख लीजिए φ2 इक्वल टू Im I1। Im क्या है, Im को हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक। Im को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देंगे। और अगर यहां पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, समझ में आ रहा है। तो सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो फैराडे सेकंड लॉ होता क्या,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स phi b। और यहां पे अब फ्लक्स हमारा phi 2 है, दूसरी कुंडली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये phi 2 हो जाएगा। ठीक, phi 2 की वैल्यू यूज करेंगे तो माइनस का d अपॉन डी टी यहां बन जाएगा m/1। क्या हो जाएगा? m/1। m क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस m di1 अपॉन dt, di1 अपॉन dt। तो यही वैल्यू यहां पे m जो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का E अपॉन, तो m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, जब E इक्वल टू माइनस m di1 अपॉन dt हो जाएगा, तो यहां से m कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही फार्मूला हमें न्यूमेरिकल के लिए यूज करना पड़ेगा। m क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और E क्या है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसी को EMF बोलते हैं। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। प्राइमरी कॉइल में चेंज आता है, सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। EMF किसमें होगा? इसके लिए। चेंज ऑफ फ्लक्स किसमें आएगा? सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो यह अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 जो हमने सेल्फ इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, उसको जरूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।